नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 194 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है दल और सूची सेकंड में है उनसे संबंधित नेता। तो ए है कृषक प्रजा पार्टी। तो कृषक इसको कृषक प्रजा पार्टी को मूल रूप से प्रजा समिति के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना फजलुल हक ने 1930 के दशक के उत्तरार्ध में की थी। तो कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है फजलुल हक और इसकी स्थापना 1930 के दशक के उत्तरार्ध में की गई थी। इन्होंने जमींदारी के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया था। दूसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इससे संबंधित है मीनू बसानी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। यह कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी समूह था और स्वतंत्रता और समाजवाद इसके प्रमुख लक्ष्य थे। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की। 1948 में ये पार्टी समाप्त हो गई। 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समाप्त हो गई। सी है ऑल इंडिया किसान सभा। तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा थी। इसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो इसमें 2 आ जाएगा। यूनियनिस्ट पार्टी। तो यूनियनिस्ट पार्टी से संबंधित है सर सिकंदर हयात खान। यह पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी और इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे सर फाजली हुसैन, चौधरी लाल चांडी और सर छोटू राम। तो ए में आएगा ए में 1, बी में है, डी में है, तो ए और सी कट गया। ठीक है, बी में आएगा 4, बी में 4, तो बी में 4 बी में है, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने 1893 से 94 ईस्वी में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी? तो ये की थी अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष एक महान देशभक्त, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी तथा उच्च कोटि के संत थे। उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास की थी, लेकिन फिर भी इनको नियुक्ति नहीं मिली थी। 1893-94 ईस्वी में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में इन्होंने उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी। अरविंदो घोष लगभग 10 वर्षों तक 1901 से 1910 तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे थे। 1910 में ये पांडिचेरी चले गए थे, जहां पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और अपना बाकी का जीवन ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत किया। सतीश चंद्र मुखर्जी, तो इनका टाइम पीरियड था 1865 से 1948। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के अग्रदूत थे सतीश चंद्र मुखर्जी। यह प्रमुख भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी थे। सतीश चंद्र मुखर्जी ऑगस्टे कोम्टे के मानवता के धर्म से प्रभावित थे। सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 में द डॉन सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना की। द डॉन सोसाइटी का उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य था
राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए द डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। द डॉन सोसाइटी के सदस्य थे रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहले हैं अमीर चंद, दूसरे हैं अवध बिहारी, तीसरे हैं बाल मुकुंद, चौथे हैं बसंत कुमार विश्वास। उपयुक्त में से किन्हें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राण दंड दिया गया था? तो इन चारों को जो है इस केस में फांसी दी गई थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका गया था, परंतु वे बच गए थे। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और इस मुकदमे में बसंत कुमार विश्वास, इस मुकदमे में अमीर चंद, अब अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा हो गई थी। रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए थे, जहां पर उन्होंने 1941 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना में भी अहम योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सही स्टेटमेंट है। हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 ईस्वी को हरिद्वार में की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के राजा मनिंदर चंद्र नंदी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, 1928 में हिंदू महासभा के जबलपुर अधिवेशन में गैर हिंदुओं को हिंदू के रूप में परिवर्तित करने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव स्वीकार किए गए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी? तो ए है आसफ अली, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, तीसरा है सैफुद्दीन किचलू और चौथा है टी प्रकाशम। तो ये चारों ने ही अपनी वकालत त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। असहयोग आंदोलन आरंभ करने के पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी और ये उपाधि उनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटिश सरकार के सहयोग के कारण इनको दी गई थी। जमुना लाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। इस आंदोलन में वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार किया था। इनमें से निम्न है, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, एस.आर. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम और आसफ अली आदि। इन वकीलों ने जो है इन वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा तब पहला है, कलकत्ता में सी.आर. दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया था। तो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है कि इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। ठीक है, और यह प्रस्ताव विशेष सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, यह भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी। तो ये कहना कि ये प्रस्ताव विशेष स्तर में सर्वसम्मति से पारित हुआ, ये गलत है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी, जो कि भारी बहुमत से पारित हुआ था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में अपना लक्ष्य स्वशासन की जगह स्वराज्य को रखा था
और मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल ने इस कार्यक्रम से अपनी असहमति जताई और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1905 से 1907 वर्षों के दौरान कांग्रेस में उग्रपंथियों तथा नरमपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उग्रपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाकी सारे देश में फैलाना चाहते थे। एकदम सही स्टेटमेंट है। उग्रपंथी चाहते थे कि जो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन है उसको बंगाल में ही सीमित ना रखा जाए बल्कि सारे देश में फैलाया जाए। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में रवि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के दिन ही पारित हुआ था। जो गर्मपंथी दल है वह स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहता था। दूसरा है, नरमपंथी बहिष्कार को धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं से बढ़ाकर सरकार के साथ सहयोग के अथवा साहचर्य के सभी प्रकारों पर लागू करना चाहते थे। ऐसा करना चाहते थे लेकिन ऐसा नरमपंथी नहीं करना चाहते थे बल्कि ऐसा गर्मपंथी करना चाहते थे। गर्मपंथी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। तो इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी हम जानते हैं, इसमें एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने के लिए वायसराय को इसमें अधिकार दिया गया था और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहले भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख अधिवक्ता और राजनेता थे और वे 1915 में बॉम्बे सत्र में कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। किशोरी लाल गोस्वामी, राजा किशोरी लाल गोस्वामी, तो इनकी प्रमुख रचना थी इंदुमती और इंदुमती को मुख्यतः हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्रदान किया जाता है। मोतीलाल नेहरू 1923 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने और विपक्ष के नेता के रूप में इन्होंने कार्य किया। तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। तेज बहादुर सप्रू और वह 1920 से 1923 तक वायसराय की परिषद के विधि सदस्य भी रहे। तेज बहादुर सप्रू 1920 से 1923 तक वायसराय की परिषद के विधि सदस्य भी रहे और गांधी इरविन समझौते में इन्होंने ये समझौता करवाने में इन्होंने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इन्होंने मध्यस्थता की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी ने फरवरी 1943 में जब वे जेल में थे 21 दिवसीय अनशन क्यों घोषित किया था। तो फरवरी 1943 में गांधी जी को पूना जेल में रखा गया था। इसी समय गांधी जी ने 21 दिनों के उपवास की घोषणा की क्योंकि सरकार उन पर भारत छोड़ो आंदोलन में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने का दबाव डाल रही थी, जिसका जवाब उन्होंने उपवास के माध्यम से दिया। ठीक है, तो यह उनके द्वारा सरकार को दिया गया जवाब था जो उनसे लगातार भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों द्वारा की जा रही हिंसा की भर्त्सना करने को कह रही थी।
तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं था? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख शर्तें थी, उन सभी राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई जिन्हें हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, एकदम सही बात है। दूसरा है, रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान, ये गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सी है, जब्त की गई भूमि की वापसी जो तीसरे पक्ष को तब तक बिक्री नहीं की गई थी, ये भी सही है कि ऐसी भूमि उसके मूल मालिक को वापस कर दी जाएगी जो तब तक जो है तीसरे पक्ष को नहीं दी गई है, तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है। और डी है, तब तक संग्रह नहीं किए गए अर्थदंड से मुक्ति। ठीक है, कि जिसको जिस जब जब गांधी इरविन समझौता हुआ तब तक जो अर्थदंड संग्रह नहीं किया गया है, तो जिसका कर लिया गया ठीक है, और जिसका नहीं किया गया उसका माफ कर दिया जाएगा, ऐसी इसमें शर्त थी। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें बी गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 194 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।